हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो जैसा कि हमने नीट की एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम 2005 से लेकर 2023 तक जितनी भी नीट के क्वेश्चन आ रखे हैं उनका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर है, हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 2005 से लेकर 2023 तक टोटल 29 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इनको एक में 15 और दूसरे में 14, दो पार्ट में अपन इसको डिस्कस करेंगे। इस क्लास की जो पीपीटी है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय निशांत सर, उसकी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप, मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले आप इस क्लास की जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है इसको वहाँ से डाउनलोड करें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इसके सॉल्यूशंस को देखने के लिए काम में लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इसमें। ठीक है, चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a charge q microcoulomb is placed at the center of a cube। क्वेश्चन समझिए क्या कहा है कि हमारे पास एक क्यूब हो गया। ठीक है, और इस क्यूब के सेंटर पे एकदम बीचों बीच में यहां कहीं एक चार्ज रख दिया अपन ने, q माइक्रोकूलम। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेज विल बी। अब आपसे पूछा है इस क्यूब के किसी भी फेस, एक फेस से आने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो सीधा सीधा देखो, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डी। एक क्लोज सरफेस के लिए जो नेट इमर्जिंग फ्लक्स होता है दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे बोला है कि क्यूब के अंदर क्यू माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, तो मैं कहूंगा पूरे के पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। आप उसके लिए पहले इसका इनक्लोज चार्ज फाइंड कर लीजिए। तो पूरे क्यूब में केवल क्यू माइक्रोकूलम चार्ज है, तो क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ तो हो गया इसका इनर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स निकलेगा इस पूरे के पूरे क्यूब से। ठीक है, अब इसने अपन से टोटल नहीं पूछा, इसने पूछा हर एक एक फेस का। अब ये जो चार्ज है हमारे पास, ये सेंटर पे रखा हुआ और चार्ज से निकलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं सिमेट्री से कह सकता हूं, क्योंकि ये जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर निकलेंगी उतनी ही राइट में, उतनी ही लेफ्ट में, उतनी ही नीचे, उतनी ही फ्रंट में, उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। तो सेंटर पे रखे होने के कारण इस चार्ज की वजह से इन 6 के 6 जो हमारे पास सरफेस दिखाई दे रही है, इन हर सरफेस से बराबर बराबर फील्ड लाइंस जाएंगी। तो टोटल से फास्ट पास हो रहा है हमारे पास q की पावर 10, q इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल से 5 फ्लक्स जा रहा है तो ईच सरफेस से कितना आएगा सिमेट्री से, हर सरफेस के हिस्से में क्या कितना आएगा सिमेट्री से, टोटल का 1/6, क्योंकि 6 फेसेज है। तो मैं कहूंगा हर सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, q इंटू 10⁻⁶/6 एप्सिलॉन विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, अगर ये चार्ज सेंटर पे ना हो, कहीं और होता, क्यूब के अंदर मान लो यहाँ कहीं होता, तो अब जो इसकी क्लोज सरफेस है उससे तो ज्यादा लाइंस पास होती, और जो इससे दूर सरफेस है उससे कम लाइन पास होती। तो अब मैं हर सरफेस से फ्लक्स सेम होने की गारंटी नहीं होती, तो मैं कह पाता कि भाई अब जो है पास वाले सरफेस से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, दूर वाली से हमारे पास कम निकलेगा। लेकिन कितना निकलेगा इस पर कमेंट नहीं कर पाता जब तक पोजीशन नहीं पता। क्लियर है। फिलहाल क्वेश्चन में जो चार्ज था वो सेंटर पे था, तो इसलिए सिमेट्री से मैंने कह दिया कि भाई हर सरफेस से बराबर बराबर लाइंस निकलेंगी, तो हर एक के हिस्से में टोटल का 1/6 आएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार जरा मैं गॉस लॉ का रिव्यू करा देता हूँ आपको। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी शेप की कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, ध्यान देना गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस की लगता है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी शेप की हो बस क्लोज होनी चाहिए। तो इस क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक एक टर्म को फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं।
क्लोज सरफेस के लिए जो एंटरिंग फ्लक्स होता है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं और इमर्जिंग फ्लक्स को अपन पॉजिटिव लेते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सम करना पड़ेगा। तो जो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी ए। यहाँ पे ई होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट बोले तो अंदर वाले बाहर वाले सबकी वजह से वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो क्यू होता है वो केवल एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर चार्जेस होता है, इसमें आउटर चार्जेस कंसिडर नहीं होते। क्लियर है इतना? अब ये जो फ्लक्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किस किस पे, अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं, अगर आपसे बोल दिया ये क्लोज सरफेस है, मान लो ये क्लोज सरफेस है, यहाँ चार्ज रखा है क्यू, तो इससे कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी। मान लो इससे ये 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आप एक तरह से चार्ज को बल्ब मान लो कि 4 रेज निकल रही हैं। तो इस ये जो सरफेस दिखाई दे रही है आपको S1 क्लोज सरफेस, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? जितनी 4 लाइंस है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी पास हो रही होती है। तो मैं कहूँगा एक तरह से यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस की करस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं इस तरह की शेप की बजाय मान लो एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस निकाल लूँ, तो चार्ज तो इसके अंदर भी क्यू हो गया, तो इससे भी यही फील्ड लाइंस पास होंगी। इसकी बजाय मान लो किसी और रैंडम शेप का मैं क्लोज सरफेस मान लूँ, इससे भी वही 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला जो फ्लक्स है वो केवल इनर चार्जेस के अलजेब्रिक सम पे डिपेंड करता है। इवन इस चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता कि अंदर चार्ज कहाँ रखा है, क्योंकि अंदर क्यू को कहीं भी रखो यही 4 लाइन निकलेंगी, अगर मैं क्यू से 4 लाइन निकलती हुई मान रहा हूँ तो। क्लियर है? तो ये जो नेट फ्लक्स जो होता है वो केवल क्यू इन पे डिपेंड करता है कि क्यू इन का मैग्नीट्यूड कितना है, अंदर कितना चार्ज रखा है इस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, इनर चार्जेस अंदर कहाँ रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड नहीं करता कि पोजिशन ऑफ इनर चार्जेस कहाँ है। तीसरा, ये जो शेप है हमारे पास, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, लार्ज, स्मॉल, किसी भी तरह की शेप हो सबके लिए सेम ही आ जाएगा अगर इनर चार्जेस सेम है हमारे पास। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा प्रॉपर्टीज पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी पूछिए। तो द शेप ऑफ द सरफेस, नो, शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे जिस तरह की शेप हो, अगर क्यू सेम है इनसाइड तो फ्लक्स सेम होगा। द वॉल्यूम ऑफ द एंक्लोज बाय द सरफेस, नो, वॉल्यूम से भी कोई लेना देना नहीं है, क्यू इन पे डिपेंड करेगा। द एरिया ऑफ द सरफेस, नो, एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, अगर मैं स्मॉल क्लोज सरफेस मानूं या लार्ज क्लोज सरफेस मानूं, लार्ज क्लोज सरफेस का एरिया डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा और फ्लक्स फिर भी सेम ही आएगा अगर क्यू इन सेम है तो। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, यस, इनर चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से अगेन गॉस लॉ पे क्वेश्चन है हमारे पास। इफ E डॉट ds इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये अपन से पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं जरा। हमें अब आपसे क्या कहा है, जो थोड़ी देर पहले अपन ने गॉस लॉ देखा कि गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सारे चार्ज रखे होंगे, उन सब का एलजेब्रिक सम क्यू इन है। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस पे छोटे छोटे एलिमेंट वेक्टर लूँ, डी ए, एरिया वेक्टर ले लिए मैंने डी ए, यहाँ पर मान लो ई इधर है, ये डी ए हो गया, यहाँ डी ए वेक्टर इधर, ई इधर हो गया मान लो। तो अगर इस छोटी सी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, इस सरफेस का एरिया का डॉट प्रोडक्ट इस सरफेस पे जो ई है उसके साथ। ई डॉट डी ए से इस छोटी सी सरफेस का फ्लक्स आया है, अगर क्लोज इंटीग्रल कर दिया जाए तो पूरे के पूरे सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। ये होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस पूरे क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स या तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करके निकाल लीजिए या अंदर वाले चार्जेस का एलजेब्रिक सम लेके 0 के बराबर कर दीजिए। क्लियर है? क्लोज सरफेस के लिए अंदर आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव और इमर्जिंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई ई डॉट डी एस 0 है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा। अब देखो ए डॉट डी एस बेसिकली जिसको मैं डी ए कह रहा हूँ उसको इसने डी एस कहा है ना,
अब कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए चलो इसको ds ही लिख लेते हैं। इसने कहा ई डॉट डी एस जीरो है, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर ये वैल्यू जीरो है तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि नेट फ्लक्स इमर्जिंग फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो इस सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स जीरो होगा। मतलब जितना नेगेटिव का इंटर कर रहा है उतना ही पॉजिटिव का इमर्ज कर रहा होगा। क्लियर? तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, एंटरिंग फ्लक्स बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में इमर्जिंग फ्लक्स के, तभी टोटल जीरो आ जाएगा। साथ में नेट क्लोज फ्लक्स अगर जीरो है तो क्यू इनसाइड भी जीरो होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर चार्जेस। क्लियर? साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे जीरो हो सकता है कि या तो ई जीरो हो, क्योंकि एरिया वेक्टर तो जीरो है नहीं, तो या तो ई जीरो हो या ई और डी ए जो डॉट ई और एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो जीरो अगर ये दे रखा है तो और क्या पॉसिबिलिटी है, अब यह दो पॉसिबिलिटी है इसके हिसाब से। इधर ई हर जगह जीरो होगा तब जाके डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और हर जगह ई और डी ए परपेंडिकुलर हो जाए उसकी वजह से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, दोनों में से एक कंडीशन। क्लियर? तो मे बी दिस और मे बी दिस, बट ये दोनों तो गारंटेड सही है, मस्ट बी। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सिस्टम सरफेस इज कॉन्स्टेंट। इसने कहा है कि क्लोज सरफेस के हर जगह पे ई का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा। देखो कोई गारंटी नहीं है, फ्लक्स जीरो होगा, क्यू इन जीरो होगा, ई जीरो होने की गारंटी नहीं है। क्लियर? जीरो होने की गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट भी जीरो। इसने कहा मैग्नीट्यूड हर जगह कॉन्स्टेंट होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हर जगह का जीरो जीरो हो जाए, तो कॉन्स्टेंट तो वो भी हो जाएगा, बट मस्ट बी के हिसाब से ये सही नहीं रहेगा हमारे पास। क्लियर? बाकी अगर कांस्टेंट नॉन जीरो हुआ तो फिर तो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के नॉन जीरो होने से ई अगर हमारे पास नॉन जीरो है तो इसके नॉन जीरो होने से ई डॉट डी ए होने की गारंटी, जीरो होने की गारंटी नहीं है, भले नॉन जीरो होता रहे वो। क्वेश्चन ई डॉट डी एस जीरो का है। अब ई डॉट डी एस जीरो होने से तो बस इतना ही पता लगता है कि ई या तो जीरो होगा या ई परपेंडिकुलर होगा। ई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो इसके होने की कोई गारंटी नहीं है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। अब इसने कहा है कि सारे चार्जेस सरफेस के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल अंदर हो सकते हैं, बट उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। मैं अगर ई डॉट डी ए के जीरो होने से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास कि बाहर चार्ज ही नहीं है, हो सकता है, क्योंकि क्यू एन में तो एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर चार्ज लेते हैं, बाहर चार्ज है चाहे नहीं है, यहाँ पर क्यू इन तो लिखा नहीं जाएगा, तो हमारे पास सॉरी बाहर चार्ज है चाहे नहीं है, आउटर चार्जेस को तो क्यू इन में अपन लिखने से रहे। तो फिलहाल अपन को बोल रखा है कि ये फ्लक्स जीरो, तो इससे तो बस मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि क्यू इन जीरो होगा। अब अंदर वो जीरो कैसे हो सकता है, जितना प्लस हो उतना माइनस भी हो सकता है, या हो सकता है प्रेजेंट ही ना हो, सारा चार्ज बाहर ही हो, तो क्यू इन के जीरो होने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, बट ये कह रहा है कि सारे चार्ज अंदर ही होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। देखो अगेन भाई फर्स्ट वाली बात हो गई, कोई गारंटी नहीं यूनिफॉर्म होने की। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग। बिल्कुल ये गारंटी है इसकी, क्योंकि इसने क्या कहा है कि फ्लक्स जीरो है, ई डॉट डी एस जीरो है, तो ये तो तभी जीरो होगा हमारे पास जब फ्लक्स जीरो है हमारे पास। तो फ्लक्स जीरो कब हो सकता है कि जितना एंटरिंग है उतना ही क्या हो जाए, इमर्जिंग। तो गारंटेड ये सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 की पावर 5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इंटेंसिटी का दे रखा है, और ये डाटा देख के साफ साफ पता लग रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है इसने। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 into 10 की पावर 5 SI यूनिट। ठीक है, और एक डाइपोल है जो कि इससे 30 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है। तो ई से 30 डिग्री के एंगल पे ये डाइपोल है। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2 सेंटीमीटर। तो डाइपोल कैसे बनता है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अगर इसकी ये लेंथ मैं डी मान लूँ तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द डाइपोल इनटू
लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्लियर। अब आपसे बोल रखा है कि जब ये 30 डिग्री पर है तो टॉर्क कितना लग रहा है हमारे पास 4 न्यूटन मीटर। अपन को पता है कि जब हमारे पास पी और ई के बीच का एंगल थीटा होता है तो टॉर्क की वैल्यू होती है पी क्रॉस ई। तो मैं कह सकता हूं ऐसे टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी ए साइन थीटा। पी को लिख सकता हूं चार्ज इंटू डाइपोल की लेंथ ई साइन थीटा। अपन को यहाँ से क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यहाँ से क्यू की वैल्यू साफ साफ आ रही है हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड अपॉन लेंथ ऑफ डाइपोल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा, बस वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4 SI यूनिट, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 × 10⁵ और थीटा है 30 डिग्री, तो ये साइन 30 हो गया। ठीक है, तरह वैल्यू इधर लिख रहा हूँ तो ये बन गया 4 अपॉन में 2 और 2 हो गया 4, 10⁻⁻2 10⁵ बन गया 10⁻3, साइन 30 होता है 1, इससे ये कैंसिल। तो चार्ज आ गया हमारे पास 2 अपॉन 10⁻3 कूलाम, या बोल दो 2 मिली कूलाम। तो डाईपोल पे 2 मिली कूलाम के दो चार्ज होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 point charges minus q and q are placed at a distance L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance R very greater than L where is H। साफ साफ दिख पा रहा है कि ये हमारे पास एक डाईपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू का, और इसके सेंटर से वेरी लार्ज डिस्टेंस R पर, जहाँ R जो है इस डाईपोल की लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूछा। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे अपन को P से किसी भी जनरल पॉइंट पे R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन अपन को पता ही होता है जनरली वे में कितना होता है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KP/R³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साफ साफ देख पा रहे किसी भी फिक्स पर्टिकुलर जनरल पॉइंट के लिए अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³। तो किसी भी जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। द रेशियो ऑफ कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to the gravitational force between an electron and a proton separated by some distance is this। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा। अब इनके बीच जो लगने वाला कूलॉम फोर्स है, जिसको चलो मैं Fe बोल देता हूं, तो ये जो कूलॉम फोर्स है साथ में इसका मास होगा मान लो m ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका m ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी लग रहा होगा। तो आपको इस कूलॉम फोर्स और इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का रेशो दे रखा है 2.4 × 10⁻39। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच लगने वाला कूलॉम फोर्स लिखूं तो कितना हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट K, जिसको 1/4πε0 भी कहते हैं वैक्यूम के लिए। तो K Q1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा G m1 m2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 2.4 × 10⁻39 इक्वल टू K अपॉन G इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर अपॉन में MeMp। इसने क्या पूछ रखा है, अगर ये रेशो इतना गिवन है तो आपको द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज नियरली K अपॉन G का ये रेशो जो है ये कैलकुलेट करके बताओ। साथ में डाटा दे रखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज इतना मानना है मैग्नीट्यूड में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है एंड मास ऑफ प्रोटॉन भी दे रखा है। तो बस अब तो वैल्यू रख के K अपॉन G की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से K अपॉन G का रेशो कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 2.4 × 10⁻39। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीपल हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में सीधा पुट कर रहा हूँ 9.11 × 10⁻31। इधर से मास ऑफ प्रोटॉन भी जाएगा, दैट इज 1.67
इंटू 10 की पावर -27 kg अपॉन में ई स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 2.4 इंटू 9.11 इंटू 1.67 अपॉन में 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 39, ऊपर ये -27 और -31 हो गया, माइनस का 58 अपॉन में 10 की पावर -19 का स्क्वायर -19 का स्क्वायर 38। ठीक है, इसने अपन से हालांकि अप्रॉक्स वैल्यू पूछी है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस वैल्यू इज 2.4 इंटू 9.11 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 2.56। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं डाटा। 2.4 10 की पावर 39 ME MH, ME is this, MH MP, sorry, mass of proton is this, ओके रख दिया अपन में E का स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 2.4 इंटू 9.11 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 2.56। ओके, तो दिस वैल्यू इज 14.26 इंटू, पावर ऐड करते हैं जरा, तो ये ऊपर जाके ऐड होगा तो 10 की पावर बन गया कितना हमारे पास 98767 -58। तो यहाँ से ये रेशो आ गया हमारे पास K अपॉन G का, दिस वैल्यू इज 14.26 इंटू 10 की पावर सॉरी दिस इज 7, तो 77 -58 करते हैं प्लस का 19, तो दिस वैल्यू हो गई 1.426 इंटू 10 की पावर 20। नियरली अगर कहा जाए तो ये वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 1 इंटू 10 की पावर 20। सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of this coulomb distributed uniformly। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक बार जरा हल्का सा रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज कैपिटल आर रेडियस का, तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। इसकी वजह से अगर अपन फार्मूला देखें तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है, मतलब आउटर पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आता है जितना इस चार्ज को सेंटर पर रखे हुए पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। अगर सरफेस पे देखें तो स्मॉल आर की जगह रेडियस कैपिटल आर रख दीजिए यहाँ पर, तो ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इस स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो ई होता है वो होता है 0। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अब स्फीयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर हमारे पास, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है 15 सेंटीमीटर पे, तो 15 सेंटीमीटर वाला पॉइंट तो आउटर पॉइंट हो गया, तो सीधा आउटर पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर को मैं 15 इंटू 10 की पावर -2 लिख देता हूँ मीटर का स्क्वायर। अब बस सॉल्व करना है इसे, तो ये वैल्यू आ रही है 9 इंटू 3.2 अपॉन में 15 का स्क्वायर इज 225, ऊपर बन गया हमारे पास पावर 9 और पावर -7, तो ये हो गया पावर 2 अपॉन में 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू देखते हैं अपन, 9 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 225, तो ये वैल्यू आ रही है 0.128 इंटू पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम बोल दो। अपन को डेसिमल के बाद जरा क्वेश्चन की फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम बोल दे, वोल्ट पर मीटर बोल दीजिए।
तो 1.28 इंटू 10⁵ ऐसा कौन सा आंसर है हमारे पास? तो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन electron, the acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and the proton when they are 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। क्या कहा है आपसे कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बताना है ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच कूलॉम अट्रैक्शन लगेगा तो दोनों पे फोर्स भी आएगा। कूलॉम अट्रैक्शन के फोर्स की अगर बात करूं तो वो तो हो जाएगा के दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीपल कर दिया अपॉन में बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखा जाए तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। देखो मास डिफरेंट है, फोर्स वाली एक्शन रिएक्शन से सेम हो तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। आपसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अपन फाइंड करते हैं, तब हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बस वैल्यू रखनी है हर चीज की, के की वैल्यू हमको दे रखी है पता 9 इंटू 10⁹ प्योर कैलकुलेशन। अब तो ई का स्क्वायर करते हैं तो 1.6 का स्क्वायर 2.56 एंड 10⁻⁻19 का स्क्वायर -38 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर करते हैं तो सेपरेशन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1.6 एंगस्ट्रॉम। 1.6 एंगस्ट्रॉम को कितना लिख सकते हैं अपन? 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर। इसका स्क्वायर लिखना है अपन को तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻20। साथ में एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे रखा है अपन को अप्रॉक्स, ये कंसिडर करना है 9 इंटू 10⁻31। 2.56 से 2.56 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, केवल पावर बच रही है बस। तो ये आ गया 10⁻9, 10⁻38, ये सारी पावर ऊपर जाके प्लस में होने वाली है तो 10⁻20 इंटू 10⁻31। तो देखिए जरा वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये हो गई हमारे पास 30 एंड 20 51, 51 और 90 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 10⁻38। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है ऐसा यूनिट में, पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा, वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 22। तो 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अगर यही मैं प्रोटॉन की बात करता तो मैं को यहाँ पर सबको सेम रखना था, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय ये अपन को मास ऑफ प्रोटॉन रखना पड़ता। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of a dipole having dipole moment p vector is given by where r is very greater than separation of the two charges forming the dipole। सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ लिया कि हमारे पास ये एक डाइपोल है, मान लो पी डाइपोल वेक्टर है इसका, तो इसके सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो अपन को सीधा फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? देखो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है सेंटर से आर डिस्टेंस पे? वो होता है 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। पी की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर जगह पे। इक्वेटोरियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है हमारे पास? तो वो आता है -kp बाई आर क्यूब। ठीक है, हमसे जो पूछा है इसने वो इक्वेटोरियल पे पूछा है और साथ में k को 1/4π में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा -1/4π p वेक्टर बाई आर क्यूब। इसने वेक्टर फॉर्म में पूछा ना कि मैग्नीट्यूड, तो पूरा वेक्टर फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए जहाँ पर माइनस का 1/4π p वेक्टर बाई आर क्यूब हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यहाँ आर स्क्वायर है, या आर क्यूब है, तो माइनस का 1/4π p वेक्टर बाई आर क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं जनरल पोजीशन पे भी अगर बात करूँ कि किसी भी एंगल थीटा पे पी वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा
साथ में उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, उसका भी रिलेशन अपन ने पढ़ रखा है जनरल केस में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है किसी भी जनरल पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो तो अपन ने देख लिया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये जो पॉइंट है वो पी से तो बना रहा है थीटा एंगल, और मान लीजिए जो आर वेक्टर इससे बना रहा है फाई एंगल। तो ई की जो डायरेक्शन आती है वो आती है पी से थीटा प्लस फाई एंगल पे। ई की डायरेक्शन क्या आती है, एट एंगल थीटा प्लस फाई विद पी। अब बात यह कि फाई क्या है, तो यहाँ टेन फाई का वैल्यू होता है टेन थीटा बाई टू। इससे अपन फाई निकाल सकते हैं। सीधा रिजल्ट्स हैं जनरल केसेस, जनरल केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कि एक मेटल हॉलो स्फीयर है, हमारे मेटल स्फीयर है। अपन को पता है जब भी कंडक्टर को अगर अपन चार्ज देंगे तो इसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज भी है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से स्मॉल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा है। थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने डिस्कस किया, फिर से एक बार देखें। तो सेंटर से स्मॉल आर पे, जहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारे पास, ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना हो जाता है, ई सरफेस आता है, के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर हो गई तो कैपिटल आर का स्क्वायर। और जब आर लेस देन स्मॉल आर हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, स्मॉल आर का ग्राफ बनाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्मॉल आर के साथ ग्राफ बनाया जाए, मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, एक सरफेस पर, आउटर पॉइंट पर और अंदर वेरिएशन। तो अंदर तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो अंदर तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। सरफेस पे कितना है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आउटर पॉइंट पे साफ साफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ई घटता जाएगा। क्लियर। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि इस स्फीयर के लिए अंदर हर जगह जीरो होगा और उसके बाद में डिक्रीज होता जाएगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, मतलब इनर पॉइंट्स पे आर बढ़ने के साथ बढ़ता है, गलत हो गया, इनर पॉइंट पे हर जगह जीरो है। जीरो एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर से आर लेस देन आर। तो जब हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू जीरो से कैपिटल आर, मतलब अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा है, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दोबारा सुनिए, जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, मतलब सेंटर से कैपिटल आर सरफेस तक तुम जाओगे तो जीरो रहेगा, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आउटर पॉइंट के लिए आर बढ़ने पे घटेगा, बिल्कुल ये भी सही बात है कि सेंटर से आर बढ़ता जाए रेडियस तक तो जीरो है, उसके बाद में आर बढ़ता जाए तो घटेगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। जीरो एज आर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, अंदर हमारे पास जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ये जीरो है। इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, आउटर पॉइंट पे आर बढ़ने पे ई बढ़ेगा नहीं, ये सेकंड वाला पॉइंट गलत हो गया ये वाला। डिक्रीजेज आर इंक्रीजेज, अंदर वाले पॉइंट्स पे आर बढ़ेगा तो ये की डिक्रीज होगा नहीं, अंदर तो हर जगह जीरो है। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन ओनली। ठीक है। मैं कहूँगा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया, सीधा टिक करके मत बढ़ना। कई बार होता है कि अपन के पास पहला ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद बाकी ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस भी बैठा होगा। या हो सकता है तुमने पहला ऑप्शन करेक्ट किया, उसी को आपको पहला ऑप्शन आपने देखा कि करेक्ट है, उसी को आंसर टिक करके आगे बढ़ गए, बाद में पता चला क्वेश्चन ने करेक्ट पूछा ही नहीं था, इनकरेक्ट पूछा था, तो एक नहीं उसमें तीन तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, हमेशा चारों ऑप्शन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge density lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space। क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास की एक लॉन्ग लाइन चार्ज, एक तरह से आप इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं, स्ट्रेट वायर। एक और स्ट्रेट वायर है हमारे पास इनफाइनाइट वायर। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हल्का सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ
कि एक इन्फाइनाइट वायर जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो इस वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन की वजह से यहाँ पर आती है दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इस पर नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन का आता, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 2k लैम्बडा बाई आर। क्लियर। अब यहाँ देखना, आपसे बोला है कि एक वायर पे तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा की, और दूसरे पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्बडा की, दोनों के बीच का सेपरेशन 2r है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब दोनों से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला लगाना है बस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, 1 कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ 1 कूलम रिपल्सन फील करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव की वजह से। कितना आ जाएगा, इसको E1 नाम दे दूं मैं, तो ये आ जाएगा 2k लैम्बडा वाई, इससे डिस्टेंस हो गए वायर से r। ये नेगेटिव चार्ज भी इस 1 कूलम को अपनी तरफ ही खींचेगा, तो इसकी वजह से भी अट्रैक्शन का आएगा इस पर, और वो भी कितना आ जाएगा 2k लैम्बडा बाई r। दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा E एट मिड पॉइंट हो जाएगा 4k लैम्बडा बाई r टुवर्ड्स राइट। अपन से केवल इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, वो भी एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, तो मैं यहाँ 4k को लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा बाई आर, 4 से 4 कैंसिल, तो लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई का मिड पॉइंट पे। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 point charges A and B having charges Q and minus Q respectively are placed at a certain distance। आपके पास देखो दो चार्ज है, एक है Q, इसको A नाम दे रखा है, दूसरा है माइनस Q, इसको B नाम दे रखा है। इनको किसी R सेपरेशन पे अपन ने रखा हुआ है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, तो दोनों के बीच जो कूलाम फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। केवल मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, प्लस माइनस अट्रैक्शन कर रहे होंगे हमारे पास, ठीक है, कितना अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। अब बात आ रहा है यहाँ पे ग्रेविटेशन का कंसीडर क्यों नहीं किया फोर्स, तो रियलिटी में देखो तो ग्रेविटेशन फोर्स एक वीक फोर्स है, जब तक ग्रेविटेशन को कंसीडर करने की बात नहीं की जाए हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन के कंपेरिजन में कूलॉम फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे क्या कहा है, इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा। अब सुनना, A का 25%, तो Q का 25% कितना हो जाएगा, 0.25 Q प्लस का। क्लियर। आपसे बोला है कि A का 25% B को ट्रांसफर कर दें तो अब फोर्स कितना होगा, तो पहले तो चार्ज लिखते हैं, तो Q से 25% 0.25 Q जब जाएगा तो A का चार्ज कितना बच जाएगा, Q में से इतना चार्ज तो चला गया, तो 0.75 Q बच जाएगा। अब B पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस क्यू तो पहले से था, साथ में प्लस का 0.25 क्यू और आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.75 क्यू, या इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 3Q/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3Q/4। बाकी सेपरेशन सेम रखा है, तो नया फोर्स इनके बीच में क्या लिखा जाएगा, वो भी अट्रैक्शन का ही होगा, और कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर, तो ये आ गया 9/16 KQ² मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ फोर्स का, है ना। तो साफ साफ देखा जा सकता है कि ये जो नया फोर्स आया है वो पहले के कंपैरिजन में 9/16 टाइम्स हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sphere enclose an electric dipole with charge plus minus 3 into 10⁻⁻6. What is the total electric flux crossing the sphere? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोल दिया कि ये एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। अब डाइपोल पे अपन को पता है माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, उसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो बोला इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, सीधा गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला नेट फ्लक्स होता है वो होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर्ट चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस डाइपोल पे जितना माइनस में उतना ही प्लस में, तो टोटल चार्ज हो गया जीरो, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट से नेट इमर्जिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो।
अब डजेंट मैटर, ये एक डाइपोल आपसे बोलता है इसके अंदर 1,00,000 डाइपोल है, आप बताइए कितना फ्लक्स पास होगा, तो भी जीरो आता, क्योंकि एक डाइपोल पे चार्ज जीरो, 2 पे भी जीरो, 3 पे भी जीरो, सबका सब भी जीरो आ जाएगा। अलग अलग चार्ज के डाइपोल रखता तो भी जीरो ही आता है, क्यों? क्योंकि एक पे मानो माइनस क्यू प्लस का क्यू है, दूसरे पे हो जाएगा मान लो माइनस का 2q प्लस का 2q, टोटल तो उस पर भी जीरो हो गया। तो इन पे फोर्स टोटल चार्ज अंदर वाला जीरो होने की वजह से नेट इमर्जिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टॉय कार, एक तरह से क्वेश्चन वनडे का ही क्वेश्चन है। अ टॉय कार विद चार्ज q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे क्या कहा है कि ये मान लो टॉय कार और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको चलाया जा रहा है। ड्यू टू द फोर्स QE its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। क्या कहा है कि शुरुआत में अपन ने देखा t इक्वल टू 0 पे ये कार है एट रेस्ट। अब इस पे चार्ज मैं मान लेता हूँ, चलो प्लस का q है, चार्ज बोल ही रखा उसने चार्ज q है। अब ये चला तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा जिधर E होगा, क्लियर है? तो इस पे आगे की तरफ मैं मान लेता हूँ E ले लिया मैंने, तो आगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो फोर्स भी किधर आ जाएगा? आगे कितना आ जाएगा? QE। तो इसको एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा आगे की तरफ, दैट इज QE बाई मास m। क्लियर? तो होगा क्या कि ये जो कार है शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, अब ये Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा। और अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है। तो बोला कि जीरो से इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा? इसको 1 सेकंड, 1 सेकंड में हो गया एक। पहले तो जरा मैं एक्सीलरेशन निकाल लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी से एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मिला ये क्यू ई बाई है। चलो डिस्टेंस भी देख लेते हैं कितने चला होगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 3 मीटर ये डिस्टेंस चल चुका है। अब आगे क्या किया? एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब इसको जो पहले फोर्स एक्सीलरेशन दे रहा था वही फोर्स अब अपोजिट में फोर्स लगने की वजह से रिटार्डेशन देने लग जाएगा। और डायरेक्शन चेंज हुई है, बाकी सारे इफेक्ट सेम है। मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिल रहा था, तब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिलेगा। तो ये पहले स्लो होगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा। क्लियर? तो बोला है कि 3 सेकेंड्स में इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। तो चलो यहाँ से मोशन को देखना। अब ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन के लिए रिजल्ट अपन को याद ही होते हैं। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी 6 मान लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग मोशन के लिए। तो रुकने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी स्टॉपिंग टाइम u अपॉन ए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको रुकने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा? u अपॉन ए 1 सेकेंड और लगेगा। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड है, तो वापस लौटने का टाइम भी 1 सेकेंड। अब आपको बोल रखा है t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ था, तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रुकेगा, फिर 3 सेकेंड पे वापस यहीं आ जाएगा। क्लियर? ये लेंथ अगर देखे जाए तो इस यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई, जो कि होती है यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये वैल्यू आ गई 3 मीटर। मतलब ये रुकने से पहले 3 मीटर चला, उसके बाद वापस 3 मीटर चल के आया। अब अपन से पूरे 3 सेकंड्स के इंटरवल के लिए बात की है, तो पूरे 3 सेकंड्स के इंटरवल के लिए अगर मैं देखूं तो 0 सेकंड पे यहाँ था, यहाँ से पहले 3 मीटर आगे चला, फिर 3 मीटर और आगे चला, फिर 3 मीटर लौट के आया। तो मैं कहूँगा टोटल डिस्टेंस तो हो गई 9 मीटर 3 सेकंड्स में। तो एवरेज स्पीड तो आएगी इसकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट वेक्टर बन जाएगा 3 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया 3 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसने पूछा क्या है? पहले एवरेज वेलोसिटी देन एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1 और एवरेज स्पीड हो जाएगी 3। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपसे क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो कि ऊपर की तरफ है, और एक इलेक्ट्रॉन फॉल किया, तो इलेक्ट्रॉन पे E के अपोजिट में फोर्स लगेगा QE।
तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा नीचे की तरफ क्यू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ई कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और एम ई तो कांस्टेंट होते ही हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब इसके इफेक्ट में ये फॉल कर रहा है, तो बिल्कुल फ्री फॉल जैसा ही केस हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वहाँ बस यू होता, वहाँ पर जी होता था, जी की जगह यहाँ ए आ जाएगा। अब यश ने स्मॉल जी के बारे में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसिडर करने के लिए क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो अपन को कंसिडर भी नहीं करना है, क्योंकि जनरली जब भी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो स्ट्रांग फोर्स होने की वजह से ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे जब तक बोला ना जाए। बाकी क्वेश्चन के आंसर देख के पता लग जाएगा। तो क्या कहा है इसने, ये फॉल किया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो एच साइड गिरा, एच साइड गिरने का टाइम निकाल लेता हूँ चलो। तो फ्री फॉल की तरह है, इसको गिरने का जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी की बजाय अंडर रूट 2h अपॉन ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम ई। अब क्या कहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द सेम, ई को सेम रखा गया है। A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h। अब एक प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन पे तो ई की ही डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा क्यू ई, तो उसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा क्यू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स वाली सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, बस एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो इसको एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ प्रोटॉन वो हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी की जगह ए लिख लेते हैं, बट ए हो जाएगा क्यू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अब आगे क्या कहा है इसने, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। दोनों की कंपेरिजन करवाइए, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन का टाइम कितना हो जाएगा अंडर रूट, बाकी सब तो कांस्टेंट है, रेशो में कैंसिल हो जाएगा, एम ई बाई एम पी। ठीक है, और अपन की अगर वैल्यू अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी लेस देन होता है कंपेरेटिवली प्रोटॉन के मास के, तो दिस जो रेशो आएगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा हमारे पास। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होगा वो प्रोटॉन के टाइम के कंपेरिजन में बहुत कम होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम जो है वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में इसने पूछा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर, बिल्कुल सही बात है, इक्वल नहीं होगा, 5 टाइम्स ग्रेटर, ग्रेटर तो होगा ही नहीं, तो स्मॉलर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो अपन डिस्कस करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी को गुड लक, थैंक यू।